काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके चीन ने पकाने की सोची खीर, लेकिन पक गया दलिया। अब चीन को जो चीज चाहिए वो सिर्फ भारत के पास है। ऐसे में चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां सीमा पर तनाव है, तो क्या भारत चीन को वह चीज देगा? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स उतार दिए चीन के खिलाफ। जिसके बाद चीन ने क्या किया और आखिर अमेरिका ने ये B-2 बॉम्बर्स कहां उतारे, क्यों उतारे? और सबसे बड़ी खबर, जैसे मोहम्मद के निशाने पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनेल मैक्रोन। आखिर मैक्रोन ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनके पीछे ये पड़ चुके हैं और इन्होंने क्या कहा है? वहीं दूसरी तरफ इजराइल की जबरदस्त स्ट्राइक। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और ईरान की खुंदस जग जाहिर है। इजराइल ने कई मौकों पर साफ साफ कहा है कि अगर ईरान में कुछ भी उन्हें ऐसा होता हुआ दिखेगा जो कि इजराइल के लिए खतरा हो, तो वो उसको समेट कर खत्म करने में विश्वास रखते हैं। इसी तहत आगे बढ़ते हुए इजराइल ने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाकर रात भर उस पर कार्रवाई करी। बुधवार को इजराइल की सेना ने इसकी जानकारी भी दे दी। गोलान हाइट्स में सड़क किनारे कई बातें निकलकर सामने आ रही थी कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें छिपी हैं जो हानि पहुंचा सकती है इजराइल को। उसके बाद इजराइल ने इन जगहों को निशाना बनाया और दनादन देना शुरू कर दिया। सेना का कहना है कि तात्कालिक जो उपकरण थे उसके नेतृत्व में सीरियाई दस्ते द्वारा रखे गए इन विस्फोटकों की जानकारी मिली, जिसके बाद उन सारे जगहों को निशाना बनाया गया जहां से कुछ न कुछ गड़बड़ी की आशंका थी। वैसे आपको बता दें, ईरान हमेशा इजराइल के रडार पर रहता है और उसका मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त ईरान ही है, जिसकी वजह से इजराइल की समस्याएं और बढ़ती हैं। यही वजह है कि वह समस्याओं के समूल नाश में विश्वास करने लगा है। जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां पर ज्यादातर लोग अपना अपना घर छोड़कर यहाँ वहां चले गए हैं। इसके बाद से इस जगह पर दोबारा कब्जा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ लड़ाइयां चलती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ महामारी फैलने के बाद अब चीन के पास सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद बचा हुआ है और वह है भारत। चीन ने वैसे तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन उस गड्ढे में खुद चीन गिर गया है और चीन के साथ साथ अब बांग्लादेश भी गिर गया है। दरअसल महामारी की वजह से चीन ने बड़े बड़े सपने सोचे थे कि दूसरे देशों की कंपनियों को कौड़ियों के दाम में वह खरीद लेगा, क्योंकि जैसे ही शेयर बाजार लुढ़का उनके दाम भी गिरते जाएंगे और उनको बड़ी आसानी से चीन कब्जे में ले लेगा। कई देशों में वह सफल भी रहा, तो कई देशों ने उसके मंसूबों को भांपते हुए अपने यहाँ नियमों का फेरबदल कर दिया, जिसके बाद चीन के लिए करना इस तरह का मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी तरफ महामारी फैलने के बाद पूरी दुनिया में चीन की थू-थू होने लगी और पूरी दुनिया ने कहीं न कहीं से चीन को ही इसके लिए जिम्मेदार माना। अब इसकी वजह से एक बड़ी चीज यह हो गई कि दुनिया में खाद्यान्न की उत्पत्ति पिछले साल की तरह नहीं हुई, जिसकी वजह से जिन जिन देशों में हुई उन्होंने अपने यहाँ से बाहर बेचने पर रोक लगा दी। अनाजों को अपने ही घर में रखा, कोशिश करा कि और भी ज्यादा अनाज को बाहर से खरीदा जा सके। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि चीन बहुत ही ज्यादा, करीब 30 से 40% के अंदर चीन आयात करता है खाद्यान्नों को बाहर से। वहां खाद्यान्न बड़ी मात्रा में उपजते नहीं है। भले ही चीन का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लेकिन चीन अपने यहाँ खेती योग्य उपजाऊ भूमि नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ खेती बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में नहीं होती है। यही वजह है कि उनका जीवन यापन कीड़े मकोड़े और तरह तरह के जीवों को खाकर चलता है। लेकिन महामारी के दौरान लगभग देशों ने चीन को बेचने वाले अपने खाद्यान्न पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से चीन के अंदर खुद भूखमरी की हालात होने लगी। वहीं दूसरी तरफ अच्छे मानसून के साथ साथ भारत में बहुत ही अच्छी पैदावार हुई। यही वजह थी कि भारत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैसे भारत भी उन देशों में शामिल था जिसने अपने यहाँ के अनाज को इधर उधर नहीं बेचा। अब चीन
और बांग्लादेश ये दोनों भारत से गुहार लगा रहे हैं, भारत से खाद्यान्न की बिक्री के लिए मान मनौवल कर रहे हैं। वैसे पहले भी चीन ने इस तरह का मान मनौवल करा था, तब भारत ने उसे सिर्फ चीनी पकड़ा दी थी, जबकि उसने गेहूं भी मांगा था और गेहूं मुख्य भोज्य उत्पाद होता है, लेकिन भारत ने गेहूं न देकर सिर्फ चीनी उनसे भेज दी थी। लेकिन अब जिनपिंग की तरफ से भी कि यह मान मनौवल किया जा रहा है भारत से कि भारत खाद्यान्नों की बिक्री को चीन को करे। अब देखना यह है कि क्या भारत चीन की इस बात को मानता है। वहीं दूसरी तरफ आजकल मैक्रोन निशाने पर आ गए हैं। फ्रांस ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ अपने देश में एक्शन लेना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ यूरोप के कई देश फ्रांस की देखा देखी एक्शन ले रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे संगठन हैं जो बौखला गए हैं, जिनमें से एक जैसे मोहम्मद ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन को तो धमकी भी दे दी है। जैस का कहना है कि मैक्रोन और उनके जैसे जो भी लोग हैं उनको हत्थे पे लिया जाएगा। एक लेख के माध्यम से इस संगठन ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों को वो निशाना बनाएंगे, और वो ऐसे लोगों से बनाएंगे जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इस लेख में उन्होंने आगे कहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसके अगले दिन कहीं न कहीं एक और अब्दुल्ला चेचनी, मुमताज कादरी, गाजी खालिद जन्म लेगा। वैसे आपको बता दें, ये जिनके नाम बोल रहा है ये सारे के सारे कट्टरवाद की नस्ल हैं। लेख में इस संगठन ने कहा है कि मुसलमान मोहम्मद पैगंबर के सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। यदि कोई इस तरह का जुर्म करेगा, यानी कि इस निंदा का जुर्म करेगा, तो खुद ब खुद ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो कि गलत गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें, एमुनुएल मैक्रोन ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए मोहम्मद साहब का कार्टून बनाए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। भले ही जैश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक गलत संगठन घोषित किया है, लेकिन उसकी वेबसाइट अभी भी उपलब्ध है। दुनिया को धोखा देने के लिए इस वेबसाइट के होम पेज पर अपडेट की अंतिम तिथि 2019 लिखी गई है, लेकिन मदीना मदीना नाम के पेज पर लगातार इसी तरह के पोस्ट आते रहते हैं। और इसी में प्रकाशित एक लेख में फ्रांस के राष्ट्रपति को भी धमकाया गया है। वैसे देखना यह है कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति डरते हैं। आपको क्या लगता है? वैसे तो जिस तरीके से वो एक के बाद एक्शन ले रहे हैं, उससे लग नहीं रहा है कि उन पर इस संगठन की बातों का कोई असर होने वाला है। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति सही रास्ते पर चल रहे हैं? कमेंट करें।